हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी सॉल्व कर रहे हैं और उससे पहले हम देखते जा रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये जो लेक्चर है इसमें मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊँ, और ये नोट्स एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पे। ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहले एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में जानेंगे कि उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, साथ ही साथ उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। सो प्लीज़ लेक्चर को एंड तक देखिएगा, ये टॉपिक आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का डेफिनेशन कि एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है। एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, ठीक है। ये दोनों को मिल करके एग्रो का मतलब कृषि होता है, आप हिंदी में जैसे जानते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, ठीक है। तो ये दोनों का जो मिला जुला प्रारूप है उसी को ही हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सस्टेनेबल मैनेजमेंट या जिसको हम कहते हैं सतत प्रबंधन, ठीक है, सतत प्रबंधन का एक मैकेनिज़्म है। सतत प्रबंधन का एक मैकेनिज़्म है जो कि भूमि या लैंड के लिए किया जाता है। अब ये इसके करने का कारण क्या होता है या इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखते हैं। ये पूरी तरीके से ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। अब और इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो इसमें होगा एग्रीकल्चरल जो क्रॉप्स है या कृषि से संबंधित जो फसलें हैं और पेड़ों से संबंधित जो फसलें हैं या ट्री से रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं, साथ ही जो फॉरेस्ट के प्लांट हैं, वनों के जो पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं या जीव जंतु होते हैं, उनको साइमल्टेनियसली कंबाइन करना या जोड़ना, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये बताता है उनको जोड़ने के साथ साथ में उसमें मैनेजमेंट या प्रबंधन की जो भी क्रियाकलाप है उनको इन्वॉल्व करना, प्रबंधन की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्वॉल्व करना जो कि कंपैटिबल हो, सहयोगी हो, ताकि वहाँ का कल्चरल प्रैक्टिस है जो लोकल पॉपुलेशन का, मतलब जो सांस्कृतिक जो भी अवधारणाएं हैं वहाँ के रहने वाले लोगों की, उनको भी लेकर के साथ में चला जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी मैं समरी बता देती हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट या सतत प्रबंधन का एक मैकेनिज़्म है जिसमें ओवरऑल प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसमें जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है, ट्री क्रॉप्स है, फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स है, ठीक है, इन सब को कंबाइन किया जाता है। यानी कि जो कृषि से संबंधित फसलें हैं, पेड़ों से संबंधित फसलें हैं और वन के जितने भी जीव जंतु हैं, इन द सेंस जो पेड़ पौधे और जानवर हैं, उन सबको साइमल्टेनियसली या एक साथ कंबाइन किया जाता है और उसमें जो प्रबंधन से संबंधित प्रैक्टिसेस हैं उनको अप्लाई किया जाता है जो कि कंपैटिबल हो, उनके अनुसार हो, उनके सांस्कृतिक जो लोकल पॉपुलेशन है उनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ की जाती है उनके साथ समन्वय बना करके रखें। अब ये समझिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक तरीके का सोशल फॉरेस्ट्री है। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, ठीक है, मतलब सामाजिक वानिकी का एक प्रकार है जिसमें जो इंडिविजुअल फार्मर है, मतलब अकेला जो कृषक है, वो क्या करेगा, ट्री फार्मिंग करेगा, मतलब पेड़ों की खेती करेगा और फॉडर प्लांट्स बनाएगा। मतलब फॉडर प्लांट्स वो होते हैं जो कि चारे के लिए काम में आते हैं। वैसे ही घास, ग्रासेस, लेग्यूम्स मतलब जैसे कि जैसे कि पीस वगैरह होते हैं ना, लेग्यूम्स, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रहती है, ठीक है। जिनके रूट्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं लेग्यूम्स, ठीक है। राइजोबियम आप जानते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक जो इंडिविजुअल फार्मर है या जो अकेला कृषक है वो क्या करेगा, ट्रीज़ की फार्मिंग करेगा या
पेड़ों की खेती करेगा, साथ ही साथ में ये फॉडर ग्रो करेगा, फॉडर प्लांट्स, ठीक है, जो कि पशु चराई के काम में आते हैं। ग्रासेस मतलब घास, और लेग्यूम्स मतलब ऐसे पेड़ जिनके जो रूट होते हैं उसमें नोड्यूल पाए जाते हैं। और ये सब भी वो किस में करेंगे, अपने खुद की भूमि में करेंगे, अपनी खुद की ओन लैंड में करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो एग्रो फॉरेस्ट्री में जो ट्रीज़ होते हैं उनको एक क्रॉप की तरह देखा जाता है। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में जो भी हम जो भी पेड़ हम लगाएंगे उनको एक फसल की तरह देखा जाता है, और ये क्रॉप कॉम्बिनेशन का एक पार्ट होता है। मतलब फसल, अलग अलग फसलों को मिला करके जो प्रारूप बना उसको क्रॉप कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और इसी तरीके से जो ट्री हम उगा रहे हैं वो भी इसका एक पार्ट होता है। अभी देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर देखा जाए तो पहला देखिए, आपको ट्री देखने को मिल रहा है। देखिए जैसे कि इसमें आपको दो पैटर्न मिलेंगे, एक ट्री वाला, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री एज अ क्रॉप इसमें आपने लिया, ठीक है। सेकेंड वाला जो डायग्राम दिख रहा है इसमें देखिए सीरियल है, राइस और वीट, ठीक है। बॉर्डर में देखिए यहाँ पर ट्रीज़ लगे हुए हैं, बॉर्डर में ट्रीज़ लगे हुए हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ लग रही है, तो कहाँ पर जो कल्टीवेटर है वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, तो बॉर्डर्स में, यहाँ पर जितनी भी बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर आप ट्रीज़ लगा रहे हैं और बीच में क्या है, वीट या राइस की क्रॉपिंग हो रही है, मतलब चावल या गेहूँ की खेती की जा रही है, ठीक है। और अगर एग्रो फॉरेस्ट्री अगर आप ऐसा क्रॉप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप ट्री को फसल की तरह उगाएंगे और यहाँ पर कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं रहेगा। लैंडलॉर्ड मतलब किसी भी ज़मींदार का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो दो तरीके के पैटर्न हमने देख लिए एग्रो फॉरेस्ट्री के, जिसमें पहले में आप ट्री को बॉर्डर्स में लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरे में आप क्या करेंगे, जो क्रॉप है एग्रो फॉरेस्ट्री में ट्रीज़ को ही एज अ क्रॉप लगाएंगे। अगर फ़िलहाल की कंडीशन की बात करें तो अभी जो नंबर ऑफ़ फार्मर्स है, मतलब जितने भी कृषक हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो अपने जो खेत है उनकी बाउंड्रीज़ में या पूरे फार्म फील्ड में या जितना भी उनका खेत है उसमें ट्रीज़ लगाते हैं, ठीक है। अगर इनफैक्ट बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे आपको पता है ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ठीक है, इसको कहते हैं प्लेन एरियाज़। तो प्लेन एरियाज़ में देखा जाए इंडिया में तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रीज़ को प्लांट किया है, मतलब पेड़ पेड़ लगाए हैं अपने खेतों में। और जितनी भी उनकी जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, या जिसे हम कहते हैं पर प्रति व्यक्ति जो भूमि की उपलब्धता रहती है, ठीक है, लैंड होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो उस हिसाब से जितनी भी उनके पास भूमि हो वो पेड़ लगा ही रहे, अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, ठीक है। और जो लार्ज फार्मर्स हैं, जहाँ फार्मर्स या जो खेती करते हैं कृषक, उनकी संख्या में बढ़ोतरी मिली है। साथ ही साथ जो ज़मींदार हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, ठीक है, जो कि लैंड होल्डिंग को कम करता है। तो इसी तरीके से अगर टोटल एग्रीकल्चरल एरिया देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे जुड़ा हुआ है, अब ट्री क्रॉप से जुड़ा हुआ है, या पेड़ों से संबंधित जो फसलें हैं उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषक अब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मेन एडवांटेज देखें एग्रो फॉरेस्ट्री का तो इसको हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट मिट्टी पर पड़ता है, या क्या सकारात्मक प्रभाव मिट्टी पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है या क्या असर पड़ता है पेड़ों का जो मिट्टी है उस पर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ ट्रीज इम्प्रूव सॉइल। अगर बात करें किसी भी ट्री का जो लाइफ टाइम है, मतलब कोई भी पेड़ कितने समय तक जीवित रह रहा है, तो उस समय में क्या होगा, उसकी जो पत्तियां हैं, ट्विग्स है और ब्रांचेस हैं, ये सारे मरते हैं और ये ग्राउंड पर आकर जब इकट्ठा होते हैं एज लिटर। ये जो लिटर है ये ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट देता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर देता है। और इसी तरीके से सॉइल में ये
डिकम्पोज होता है उसके बाद ही ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बनता है और उनको एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है, कुछ भी मतलब जैसे कि मिनरल्स हो गए या वाटर हो गए, तो ये सब एब्जॉर्व करने के लिए या वाटर को रिटेन करने के लिए ये सब जो कैपेसिटी है किसी भी मिट्टी की बढ़ जाती है। और जो अपर्दन है या इरोजन है उसके तरफ जो ये है एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अगर गुड कवर है आपका लिटर का मतलब आपने पेड़ लगाए हैं वहाँ पर, ऑब्वियसली पत्तियाँ गिरेगी, ट्विग्स गिरेगी, ब्रांचेस गिरेगी, तो उसके कारण से एक लेयर बनेगी। ये जो लेयर है उसी को हम कहते हैं लिटर, और ये लिटर की लेयर ही डिकम्पोज होकर बाद में ऑर्गेनिक मैटर बनेगी। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर है यही सॉइल की मतलब एब्जॉर्व करने की क्षमता है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है, जिसके कारण से इरोजन नहीं होता है। ठीक है, और जो वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी आवश्यकता नहीं है और जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं और किसी और प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन प्लांट्स की ग्रोथ को भी सप्रेस करते हैं ये जो लीटर है। अगर लीटर अच्छा ज़्यादा हो तो ऐसे प्लांट्स को नहीं उगने देते जो कि अवांछनीय है। अब देखते हैं कि कैसे ये न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व है कैसे बढ़ते हैं किसी भी मिट्टी में, ये न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसे बढ़ता है किसी भी सॉइल में। ठीक है, अब देखिए, अब डीपर लेयर ऑफ द सॉइल से क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक किया जाएगा। ट्री रूट्स नॉर्मली क्या होगा, बहुत गहराई तक सॉइल में जाती है। ठीक है, और किसी भी फसल से ज़्यादा किसी भी ट्री की रूट ज़्यादा गहराई तक जाती है। ठीक है, इसको भले ही एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई नहीं किया गया है लेकिन ट्रीज़ को जनरली ज़्यादा इफ़िशिएंट माना जाता है अदर फसलों से। ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट लेती है और डीप जो वेदरिंग होगी सॉइल की वो नहीं होती है। ठीक है, तो अगर डीप वेदरिंग से सॉइल में का जो कंटेंट है वो चला गया है, अगर ट्रीज़ आप लगाते हैं तो वो कंटेंट वापस उसमें सस्टेन कर सकता है, क्योंकि जो किसी भी पेड़ की रूट है या जड़ है वो काफ़ी गहराई तक जाती है। एक्सपेरिमेंटली अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि न्यूट्रिएंट जो एटमॉस्फेयर से है, अगर ट्रीज़ हैं तो वो क्या करेगा, विंड की स्पीड को कम कर देगा, मतलब हवा की जो गति है उसको कम कर देगा। गुड कंडीशन प्रोवाइड करेगा, अच्छी जो कंडीशन है वो प्रोवाइड करेगा ताकि डस्ट का डिपोजिशन हो सके। ठीक है, और उसी तरीके से देखिए तो न्यूट्रिएंट जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो सॉइल तक जाते हैं जब वो जो बरसात का पानी है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, और ये डस्ट जो है जो भी धूल मिट्टी है जो ज़मीन पर पड़ी है उसके साथ ये मिक्सअप हो जाता है। तो रेन वाटर ड्रिपिंग जो होती है लीव से, ठीक है, जो कि ऊपर के जितने भी ब्रांचेस है वो न्यूट्रिएंट कैरी करती है ग्राउंड तक। ठीक है, अगर एक साथ अगर इसको देखें तो ये रिलीज़ हुई फ्रॉम ट्री इटसेल्फ और प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, और इसी तरीके से अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट आपका सॉइल में बढ़ जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये मेनली है कि जैसे ही ट्री रहेंगे तो डस्ट जो है नीचे जमते जाएगी, जैसे ही पानी गिरेगा ट्री की लीव्स से भी कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स कहीं कहीं पर हैं तो वो जा कर के ज़मीन पे गिरेंगे। टोटल जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है या जो पोषक तत्व है मिट्टी में वो बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट है जो कि ग्राउंड तक पहुंच रहे हैं ये जो है पर्याप्त हो जाते हैं या सब्सटेंशियल होते हैं। अब नाइट्रोजन के बारे में अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार और देख लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता है, बहुत सारे जो लेग्यूमिनस ट्रीज़ होते हैं, ऐसे पेड़ जिनके जो जड़ों में गांठें होते हैं या नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, उन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बैक्टीरियाज करते हैं, और उन नोड्यूल्स में ही जा कर के वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। याद रखिएगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन सॉइल में नहीं होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन
होता है पेड़ की जड़ में जहाँ पर भी गांठ होगी, नोड्यूल होगी, उसके अंदर बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है। जो नॉन लेग्यूम्स है उनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए सिम्बायोसिस, मैंने बताया था सिम्बायोसिस मतलब बेनिफिट टू बोथ, मतलब जो एक जीव जो रह रहा है पेड़ की जड़ में उनको पोषण मिलेगा, और दूसरा जो पेड़ है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा कि उसको नाइट्रोजन मिलेगा जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। किसी भी मिट्टी की जो कोई भी मिट्टी है वो उपजाऊ होती है अगर उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट अच्छा हुआ। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है वो हमेशा उनमें नाइट्रोजन की जो भी अमाउंट है वो ज़्यादा रहती है, रिच इन नाइट्रोजन रहते हैं वो, और ये जो नाइट्रोजन है वो बाद में सॉइल को भी मिलता है। ठीक है। व्हेन द लिटर और मस्ट डिकम्पोजिशन, जैसे ही डिकम्पोजिशन होगा उन प्लांट्स का, अब वो जो ट्रीज़ है वो खुद ही नाइट्रोजन में रिच है, अगर उनकी पत्तियां गिरती है तो ऑब्वियसली उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होगा, और जब वो डिकम्पोज होंगे लिटर बनेगा, और वो लिटर ऑर्गेनिक मैटर की तरह कहाँ मिल जाएगा, मिट्टियों में मिल जाएगा। मिट्टियों में मिला तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन का जितना भी भाग है वो बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं मृदा अपरदन या प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन से किस तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है अगर आप पेड़ लगाते हैं। ठीक है। तो आपको पता है जो पेड़ की जड़ें होती है और उनके जो स्टेम्स होते हैं ये सरफेस रन ऑफ को रोकते हैं, मतलब मिट्टी को होल्ड करके रखने की इनकी क्षमता रहती है, और जो न्यूट्रिएंट लीचिंग और सॉइल इरोजन है उसको ये क्या करेगा, कम करता है, मतलब सरफेस का जो मिट्टी हटती है उसको रोकता है, न्यूट्रिएंट की जो लीचिंग होती है उसको रोकता है, साथ ही साथ जो मृदा अपरदन है उसको भी रोकता है। देखिए जैसे कि रन ऑफ एंड इरोजन रिड्यूस्ड बाय मच, ये जो पेड़ है देखिए पत्तियां नीचे गिर रही हैं इनकी, और साथ ही साथ रूट्स देखिए अंदर तक फैले हुए हैं, ये रूट्स फैले हुए हैं। अब देखिए ये जो पत्तियां गिरी ये क्या बने, अब लिटर बना। ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन के बाद न्यूट्रेंट वापस से किसको मिल गया, सॉइल को मिल गया। अभी देखिए फिर यहाँ पर आपने प्लांट्स लगा दिए, यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए, यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए। अब जो क्रॉप आपने किया है इनके जो रेसिड्यू है वापस से कहाँ मिल गए, सॉइल के पास मिल गए, है ना। तो ये देखिए ये एग्रो फॉरेस्ट्री का एडवांटेज है, पेड़ लगे हुए हैं साथ में फसलें भी लगी हुई हैं। तो इस तरीके से न्यूट्रेंट जो है वापस से, अब ये जो यहाँ से ट्रीज से जो भी लीव्स गिर रही है फिर लेटर बनेगा, ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, ये गए सॉइल में, सॉइल से फिर कहाँ चला गया, प्लांट्स में। ठीक है। इस तरीके से अगर आप ट्रीज़ लगाते हैं किसी भी फसल के साथ में, या एज अ फसल लगाते हैं आप किसी भी पेड़ को, तो वो फसल को फ़ायदा ही पहुंचाता है। अब बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का और क्या एडवांटेज होता है। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है पर्यावरण को। तो पर्यावरण या इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या होते हैं देखते हैं। नेचुरल जो फॉरेस्ट है या जो हमारे प्राकृतिक वन है, हमारे जो प्राकृतिक वन है उन पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है। ठीक है। उन पे प्रेशर कम पड़ेगा, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एग्रीकल्चर ओनली अल्टरनेटिव है, ताकि हम इंक्रीजिंग जो फॉरेस्ट या ट्री है उसको कवर कर सके 33% तक। जो अभी प्रेजेंट का लेवल अगर देखा जाए तो 25% से कम है। अगर ट्रीज़ की बात की जाए तो 25% से कम है। अगर आपको 33% तक बढ़ाना है तो ओनली ऑप्शन हमारे पास है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है। जिसको जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है या राष्ट्रीय वन नीति है हमारी 1988 की या 1988 की, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो एग्रो फॉरेस्ट्री एकमात्र ऑप्शन है हमारे पास, ताकि हम जो ट्री कवर है उसको 33% तक बढ़ा सकें। तो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें इतना पोटेंशियल है ताकि वो मिटिगेट कर सके जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे
हम निपट सके, उसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक, उसमें भी हमको पोटेंशियल देखने को मिलता है, कैपेसिटी देखने को मिलती है। तो आइए देखें किस तरीके से आप जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू। माइक्रो क्लाइमेट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ माइक्रो क्लाइमेट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। तो माइक्रो क्लाइमेट मतलब होता है सूक्ष्म जलवायु। अब इसका जो मॉडरेशन होगा, जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका आप कंजर्वेशन होगा एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम देखें, ठीक है। सूक्ष्म जलवायु का बनना, साथ ही साथ जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करने में मदद मिलती है एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू। सेकेंड देखते हैं, जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है लॉन्ग रन में, मतलब जो भी कार्बन कंटेंट होता है एयर में, ठीक है, उसको रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। क्योंकि आपको पता है एग्रो फॉरेस्ट्री अगर आप कर रहे हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये जो ट्रीज़ हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑब्वियसली प्लांट्स के कंपैरिजन या क्रॉप्स के कंपैरिजन में इनकी ज़्यादा क्षमता होगी कि ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखें, जो कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो जो ग्राउंड का बायोमास होता है प्राइमरी फॉरेस्ट में, ठीक है, तो ये एक एज सिक्वेस्टर काम करेगा, ठीक है, जितने भी ग्राउंड में अवेलेबल है। और जो क्रॉप्स है उनसे कहीं ज़्यादा ये काम करेगा, या ग्रास सिस्टम से कहीं ज़्यादा बेहतर ये काम करेगा। अगर स्ट्रेटजिकली अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, अगर रणनीतिक तरीके से अप्लाई करते हैं लार्ज स्केल में या बड़े पैमाने में, तो अलग अलग तरीके की स्पीसीज़ मिलेगी। साथ ही साथ जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ये इनेबल करेगा जो भी हमारी कृषि योग्य भूमि है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, मतलब ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मतलब जैसे कि कभी बाढ़ आ रही है या कभी सूखा पड़ रहा है या जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इस सारे जो परिवर्तन होते हैं उससे किसी भी लैंड या भूमि की जो लड़ने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब बढ़ाने का काम कौन करेगा? अगर एग्रो फॉरेस्ट्री को आप लार्ज स्केल में या बड़े पैमाने में अप्लाई करते हैं, जिसमें अलग अलग स्पीसीज़ भी आप लगाओ, तो इस तरीके से जो किसी भी भूमि है उसकी अलग अलग वेदर को या अलग अलग वेदर कंडीशन को सहन करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करी जाए तो इसमें सिग्निफिकेंट पोटेंशियल भी होता है, ताकि आप क्या कर सके, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या रूरल एरिया या अर्बन एरिया दोनों में जो पॉपुलेशन रह रही है, ग्रामीण या शहरी जो जनसंख्या है उसमें एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार है वो प्रोवाइड कर सके, जो कि प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आप लगा रहे हैं। साथ ही साथ वैल्यू एडिशन जितने भी वेंचर्स कर रहे हैं उसमें जो भी काम होगा उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रोज़गार का सृजन कर सकते हैं। अगर करंट एस्टिमेट की बात की जाए तो ये कहते हैं लगभग 65% जो हमारे देश का जितना भी टिम्बर है रिक्वायरमेंट है, ये ट्रीज़ जो हम फार्म में लगा रहे हैं या किसी खेत में जो भी ट्री लगा रहे हैं उसके थ्रू ही इसकी पूर्ति होती है। अब देखते हैं इसके सोशल बेनिफिट क्या हैं या सामाजिक जो भी लाभ है वो क्या मिलते हैं। ये क्या करेगा, जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाएगा, ताकि जो सतत जो रोज़गार है वो मिल सके और उनको जो इनकम है वो भी ज़्यादा मिल सके। जो विलेजर्स हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं विलेज लेवल पे ही, मतलब आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पे देखें या ग्राम स्तर पे देखें तो ही वो क्या हो जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं या स्वावलंबी हो जाते हैं। हर एक प्रैक्टिस की अगर एडवांटेज होता है, बेनिफिट होता है, तो उसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ कमियां भी होते हैं। अगर आप एग्री फॉरेस्ट्री अगर अप्लाई करें, उसका प्लान्ड वे में नहीं अप्लाई करते तो इसका जो बुरा प्रभाव है वो भी हमारी जो कृषि योग्य भूमि है उस पर पड़ सकता है। तो पहला देखते हैं, अगर ट्रीज़ के साथ में अगर प्लांट कर रहे हैं आप, ठीक है, अगर देखा जाए तो उनकी उत्पादन जो क्षमता है या प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया में वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एटलीस्ट 2 मीटर से
जो ट्रीज मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्री और क्रॉप आप लगा रहे हैं उसको इस तरीके से चूज़ करना चाहिए ताकि वो जो कंपटीशन है रूट्स में मॉइस्चर के लिए, मतलब जड़ों में जो कंपटीशन होगा मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के लिए, तो अगर आप अलग अलग दूरी पे नहीं लगाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन अगर बढ़ा तो उस केस में दोनों ही ट्री और जो क्रॉप लगा रहे हैं आप दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा। अगर अनसाइंटिफिक प्लानिंग आप करते हैं इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है किसी भी भूमि की, जैसे कि ऐसी ट्री को लगाना जो को फोटोफिलिक है, मतलब जिनको जो लाइट लविंग प्लांट्स हैं उनके साथ में लगाना, तो ये ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। पेस्ट और डिसीजेस, जैसे कि अगर कोई ट्री है क्रॉप है, ठीक है, डाइवर्स इन्वायरमेंट इनको मिलेगा। देन मोनोक्रॉपिंग मतलब एकल जो फसल लगाते हैं उसको मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तो अगर ट्री और क्रॉप साथ में लगा रहे हैं तो अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु वहाँ पर रहने लगेंगे। ये जो डाइवर्स एनवायरनमेंट बनेगा ये बहुत सारे स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आके रहने लगेंगे, डिज़ायरेबल और लेस डिज़ायरेबल, मतलब जो जो चाहते हैं हम कि जो ऑर्गेनिज्म रहें वो भी रहेंगे, साथ साथ वो भी रहेंगे जिनको हम चाहते हैं कि वो ना रहें, ठीक है। तो इस समय इस कारण से डाइवर्सिटी बढ़ेगी तो पेस्ट ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, डिसीजेस भी बढ़ सकते हैं। डिसीजेस इन द सेंस बीमारी भी बढ़ सकती है। और अगर दूसरी तरीके से देखें, ज़्यादा डाइवर्सिटी है स्पीसीज़ की तो बेटर रेगुलेटरी मेकनिज़म भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो सीरियसनेस है उसकी रिडक्शन हमको देखने को मिल सकती है। अगर केयरफुल प्लानिंग की जाए, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि ऑर्गेनिज़म जो एक कंपोनेंट को प्रमोट कर रहे हैं किसी सिस्टम में और हार्मफुल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अवॉइड कर सके, ठीक है, अदर कंपोनेंट से। इसलिए अगर देखें जो एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है ये सक्सेसफुल होगा अगर केयरफुली और साइंटिफिक अप्रोच के साथ इसको आप अप्लाई करें, जो कि नॉलेजेबल होगा एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अभी देखिए इस तरीके से, जैसे आप इस तरफ कह रहे हैं कि ये ट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, आप इस तरफ कह रहे हैं कि ये फसलों को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री इन दोनों का मिला जुला प्रारूप बन जाता है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर मेन डेफिनेशन देखा जाए तो ये है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या इनकॉर्पोरेट करता है, तो ये इनकॉर्पोरेट करता है टेक्नोलॉजी का या तकनीक को, जो कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों ही एरियाज़ में एक्सपर्टाइज की ज़रूरत इसमें पड़ती है। नाइदर इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को से हमको डिज़ायर्ड बेनिफिट चाहिए, अगर उससे हमको डिज़ायर्ड बेनिफिट चाहिए या लाभ चाहिए, तो उसके लिए हमको तकनीक के साथ साथ में जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों को ही सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। साथ ही दोनों एरिया में आपको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, जो भी रिक्वायर है उसमें। और साथ ही एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री का दोनों का मिला जुला जो प्रारूप है एग्रो फॉरेस्ट्री, उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। अरे अगर ये जो डिसएडवांटेज है इनको या जो शॉर्टकमिंग्स है इनको हम इग्नोर करें, तो एग्रो फॉरेस्ट्री जो प्रोग्राम इंडिया में चलाया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स आपको या क्या क्या इंडिया के केस में और भी शॉर्टकमिंग्स है वो देखते हैं। तो जो जो हमारे कृषक है अगर उनकी टेंडेंसी देखा जाए तो मार्केट ओरिएंटेड ट्रीज़ वो उनके तरफ ज़्यादा उनका झुकाव देखने को मिलता है। रादर ऐसे जो पेड़ हैं जो इकोनॉमिकली सूटेड होते हैं या लोकली अगर जिनकी नीड होती है उनको छोड़ कर के वो ऐसे ट्रीज़ लगाना चाहते हैं जिनकी जो मार्केट में है डिमांड ज़्यादा है। साथ ही अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें इंडिया के परिप्रेक्ष्य में,
इसने जो बड़े बड़े जो कृषक हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया है। अगर देखा जाए मार्जिन जो सूक्ष्म और मझोले जितने भी मार्जिनल फार्मर्स है हमारे, या जो स्मॉल फार्मर्स है, या छोटे कृषक जो है हमारे इंडिया के, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलता है जितना कि जो बड़े कृषक हैं उनको देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो ज़मींदार है, ज़मींदारों की कमी होगी, मतलब ऐसे जो कृषक हैं, अब ज़मींदार क्या करते हैं, खुद के कमर्शियल ट्रीज़ जो अपने एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग्स में लगाते हैं और अपने लैंड को डिस्पोजेशन से बचाने के लिए, ठीक है, तो इस कारण से जो लैंडलॉर्डशिप है उसकी भी कमी आ रही है। इसकी कमी आने के कारण ऐसे जो कृषक है जिनके पास भूमि की उपलब्धता नहीं है, जो दूसरे के खेतों में जाकर के काम करते थे, तो उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट के साथ ही साथ जो खेती करने की उनकी कैपेसिटी है उसमें कमी आई है। अगर डाइवर्जन देखा जाए, अच्छी जो एग्रीकल्चरल लैंड थी जिसमें आप सीरियल या अनाज उगाते थे या कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, इससे भी स्कार्सिटी ऑफ फूड आपको देखने को मिल रही है अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री इसमें परफॉर्म कर रहे हैं तो। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी भी कमी देखने को मिलती है। ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात थी। इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हमने जो बातें देखी उसमें 3 इम्पॉर्टेंट बातें थी। पहला जो इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये बड़े बड़े कृषक हैं उनको ही इसका ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लैंडलॉर्डशिप की कमी आ रही है। तीसरा, इस डाइवर्जन के कारण से जो अच्छी क्वालिटी की जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी या कृषि योग्य भूमि होगी जहाँ पर आप अनाज या कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, उनमें भी क्या होगा, अब स्कार्सिटी हो गई फूड की, आप जो अनाज है उसकी उपलब्धता कम होगी, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आपको ज़रूरत पड़ती थी उसमें भी कमी आएगी। अगर आप उपजाऊ भूमि पे भी अगर ट्रीज़ लगा रहे हैं तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। 10 अगर देखा जाए पोटेंशियल बेनिफिट की एग्रो फॉरेस्ट्री की, जैसे कि वेल डॉक्यूमेंट पहले भी किया जा चुका है, इसका लेखा जोखा बनाया जा चुका है पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, और इस सिस्टम को अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं तो उसको एरिया वाइज ही अडेप्ट करना चाहिए कि जहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस करना है वो बेनिफिट दे, ना कि नुकसान पहुँचाए। तो ये जो एडेप्टेशन है प्राइमरी इन्वॉल्व करता है सिलेक्शन ऑफ आइडियल कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसी जगह को आप सेलेक्ट करें जहाँ का कॉम्बिनेशन अगर ट्रीज़ देखा जाए, श्रब्स के साथ में देखा जाए या क्रॉप के साथ में देखा जाए, वो एक दूसरे को बेनिफिट करे, साथ ही साथ पर्यावरण को भी बेनिफिट दे, और इनकम जो है स्मॉल स्केल फार्मर्स की, जो छोटे कृषक हैं, छोटे लेवल पे जो कृषि करते हैं, ऐसे कृषकों को भी बेनिफिट मिल सके। अब देखते हैं हमारी नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो कि आई थी 2014 में, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री नीति 2014। फरवरी 2014 को इंडिया पहला ऐसा नेशन बना जिसने, अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा नेशन बना जिसने अडॉप्ट किया एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी को, एग्रो फॉरेस्ट्री नीति को। एग्रो फॉरेस्ट्री नीति अगर अर्लियर पर्सपेक्टिव में देखें तो कुछ पॉलिसीज़ का कॉम्बिनेशन होती थी, जैसे नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो कि राष्ट्रीय वन नीति होती है, साथ ही ग्रीन इंडिया मिशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन था। ये पॉलिसी क्या एम करती है, ये कोऑर्डिनेशन को, कॉन्वर्जेंस को और सिनर्जी, याद रखिएगा ये पॉइंट्स, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वयन, कन्वर्जेंस मतलब दो चीज़ों का मेल, और सिनर्जी मतलब दोनों के बीच का बैलेंस, ये दोनों मेंटेन करने की बात करती है वेरियस एलिमेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो कि स्कैटर्ड है, मतलब फैली हुई है अलग अलग एग्जिस्टिंग मिशन के साथ में, प्रोग्राम्स और स्कीम्स जो आप चला रहे हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्री, उनके अंदर अलग अलग जितने भी स्कीम्स चल रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, कॉन्वर्जेंस और सिनर्जी मेंटेन करना ये पॉलिसी का मेन एम है।
अब बात करते हैं इस जो पॉलिसी है या राष्ट्रीय एग्रो फॉरेस्ट्री नीति हम लेकर के आए थे 2014 का, तो इसमें इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या एम है। एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, फार्म इनकम को बढ़ाना, और जो लाइवलीहुड है, जो किसी भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, इनकी लाइवलीहुड को बढ़ाना, प्रोटेक्ट करना, स्टेबलाइज करना हमारे इकोसिस्टम को, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, स्टेबलाइज करना, साथ ही साथ जो रिसाइलेंट क्रॉपिंग है, ये जो फार्मिंग सिस्टम है, उसमें जितने भी रिस्क आ रहे हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स को, उसको रिड्यूस करना। जैसे हमने देखा था किस तरीके से फ्लड आता है या सूखा पड़ता है, अगर ट्रीज़ आप लगाते हैं तो किस तरीके से ऐसी भूमि बची रह सकती है। तो साइमल्टेनियसली तीसरा अगर पॉइंट देखें, रॉ मटेरियल मिलेगा, वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनको, और एक नए एवेन्यूज़ मिलेंगे, जो ग्रामीण लेवल पर जितना भी रोज़गार चाहिए वो बढ़ेगा, और जो फॉरेस्ट है उन पे जितना भी प्रेशर पड़ रहा है उन पे कम पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप जो अपने अनाजों की फसल है उनके साथ में ट्रीज़ लगा रहे हैं, तो ट्रीज़ आपको वनों से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ट्रीज़ की जो कटिंग है डायरेक्टली ऐसे जो भूमि है वहाँ से कर सकते हैं जहाँ पर आप एग्रो फॉरेस्ट्री अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना ताकि जो रिसर्च है एग्रो फॉरेस्ट्री की, उसमें आपको बढ़ावा मिल सके, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। चलिए अब देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट MCQs हैं। पहला MCQ कहता है इकोलॉजिकल एस्पेक्ट इज़ आर फॉरेस्ट जनरली हैव बेनिफिट एरिया ऑन द सॉइल। हमने देखा कि हाँ, फॉरेस्ट का अच्छा इफेक्ट पड़ता है सॉइल पे। दूसरा, रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज टेक अप द न्यूट्रेंट फ्रॉम द सॉइल एंड कन्वर्ट हार्ट। सही है, रूट जो है न्यूट्रेंट ले लेती हैं। एंड देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, यूटिलाइज देम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सही, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ये क्या है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं नेक्स्ट MCQ। वेरियस इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स आर। इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, कंपटीशन फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर सोलर एनर्जी, है ना, तो ये तो है, सही बात है। फ्यूचर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम विल हैव टू ओवरकम, मतलब उनको इस सिचुएशन से उभरना पड़ेगा, ताकि जो कैनोपी स्ट्रक्चर मैंने बताया था, ये देखिए अलग अलग ट्रीज़ लगे होते हैं, ये ऐसे बनता है, ये शील्ड की तरह बनती है, ये इनका क्राउन्स है, ठीक है, शील्ड की तरह बनती है, इसी को हम कहते हैं कैनोपी। तो कैनोपी स्ट्रक्चर जो होता है बायोलॉजिकल पेस्ट और डिसीजेस के लिए या इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, ये सारे कंस्ट्रेंट के बिसाइड आपको इकोनॉमिकली साउंड होना पड़ेगा। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, सही है, हमने अभी पढ़ा था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स आर एग्रो फॉरेस्ट्री अपीयर एज ए इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सॉल्व द फूड क्राइसिस एज वेल एज एनर्जी क्राइसिस। तो हाँ, फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एग्रो फॉरेस्ट्री हैज़ बीन अंडर एस्टिमेट किया गया है अभी तक। इट सीम्स दैट शॉर्टेज विल सून अटेन एन इवन मोर क्रिटिकल लेवल इन द थर्ड वर्ल्ड देन द शॉर्टेज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि हमने देखा था अभी, अगर फॉरेस्ट को अगर बढ़ाना है तो हमारे पास एकमात्र ऑप्शन क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रो फॉरेस्ट्री से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो वन हैं जो कि अभी 25% से कम है, उसको हम 33% तक बढ़ा पाएँ। तो ये किससे पॉसिबल है, ये सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री से पॉसिबल है। तो हाँ, पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन पाकिस्तान आर ट्री स्पीसीज। आप इस क्वेश्चन को एक्सकेप भी कर सकते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट्री जो भी प्रैक्टिसेस है उसमें क्या क्या होता है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स विद इन। तो इसमें क्या होगा, पॉपुलर्स होंगे, यूकेलिप्टस होंगी, सीमल होंगे और शीशम होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। पॉजिटिव अगर इकोनॉमिक फीचर देखें हम, जो भी प्रिंसिपल आप लगा रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए या जो हाइपोथेसिस उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो उसका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग के थ्रू सॉइल प्रोटेक्शन करना, लो कैपिटल और लेबर कॉस्ट ये सारी इम्प्रूव करना, वैल्यूएबल जो आउटपुट है उसको बढ़ाना किसी भी एरिया में,
स्पेशियल और टेम्पोरल इंटरक्रॉपिंग के साथ। इंटरक्रॉपिंग मतलब दो जो क्रॉप है उसके बीच में गैप को बोलते हैं, ट्रीज स्पीसीज और अदर स्पीसीज की। तो हाँ, ये दोनों सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, मतलब इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हम देखें, ड्रॉबैक देखें, क्या होगा या क्या भार पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था पे। तो आउटपुट जो स्टेपल फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, क्रॉप्स है ये। स्टेपल फूड क्रॉप्स मतलब जो खाने योग्य जो फूड पदार्थ होते हैं उनमें क्या होगा, compete करेंगे ट्रीज़ और एरेबल लैंड, और जो क्रॉप की उपज है उसमें कमी आएगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप फूड क्रॉप्स लगा रहे हैं साथ में ट्रीज़ भी लगा रहे हैं, तो उसमें दोनों में कंपटीशन होगा। कंपटीशन के कारण से जो भी उपज है उसमें कमी आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दोनों में कंपटीशन होगा तो दोनों का ग्रोथ कम होगा। इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ ट्रीज़ विद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब ऐसे ट्रीज़ लगा देना जो कि आपके जो कृषि आप जिस भी चीज़ की कर रही हैं उसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो जैसे कि फ्री ग्रेजिंग आपने करा दी, बर्निंग कर दिया, कॉमन फील्ड्स अगर लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन इसका हो गया सी, बोथ ए एंड बी। अगर एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड दिखे तो कॉमन इशू हमको क्या देखने को मिलते हैं। लोकल यूज़ एंड नॉलेज, पहले चीज़, कितने समय के लिए आप लगा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये सारे ही इशू आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या आ गया इसका, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड अनदर कंस्ट्रेंट है। तो इसमें देखिए, पहला, देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स दैट हैंडल एन एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। हाँ, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री को रोकते हैं और उसको एज टूल आप रूरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। अब फिर से ये कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं कि मेन कंस्ट्रेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आर इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर नॉट सुटेड टू द प्रिवेलिंग सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन, ठीक है। सेकेंड कहता है, वाइल एग्रो फॉरेस्ट्री एंटरप्राइज में बी अट्रैक्टिव, पॉलिटिकल विल एंड कमिटमेंट और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन विदाउट क्लियर डेफिनेशन और फंक्शन एंड गुड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। ये सारे ही कंस्ट्रेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री की, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट नहीं रहेगा तो एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे आप बढ़ावा देंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री एंटरप्राइजेस अट्रैक्टिव भी होती हैं, सही है। नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशन अगर क्लियर डेफिनेशन के साथ आ रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, गुड इफेक्टिव कंडीशन बना रहे हैं, ये सारे ही कंस्ट्रेंट आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू गाइस, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। पूरी तरीके से हमने एग्रो फॉरेस्ट्री को कवर कर लिया है और कल नया टॉपिक हम लेकर के चलेंगे सिलेबस वाइज, सिल्वीकल्चर और एग्रो फॉरेस्ट्री। सिल्वीकल्चर में सिल्वीकल्चर के बेसिक्स, साथ ही सिल्वीकल्चर से रिलेटेड सिस्टम। और सिल्वीकल्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस में आप उसको थ्योरी भी देख सकते हैं, साथ ही कल मैंने एमसीक्यू भी बता दिया उसके। और आज हमने एग्रो फॉरेस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है, कल एक नया टॉपिक लेंगे, उसको भी एमसीक्यू के साथ में कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से आपको फॉरेस्ट्री पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।